हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस क्लास में हम लोग सीबीएसई क्लास 10th के सैंपल पेपर जो कि आपके सोशल साइंस के हैं उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है? अब देखो, जो सैंपल पेपर आपका जो कि सीबीएसई ने ऑफिशियली क्या क्या रिलीज किया है, जिसका कोड आपका होगा 087। ठीक है ना? ये सैंपल पेपर आपका है क्लास 10th का, जो कि आपके एग्जाम होंगे 2024-25 का आपका जो सेशन है। अब इस सैंपल पेपर की हम लोग जब बात करेंगे ना, इसमें अलग अलग आपके क्या दिए गए, सेक्शंस दिए गए। तो टोटल आपके जो ना सेक्शंस होंगे, ठीक है ना, अगर हम लोग क्या करते हैं ना, टोटल सेक्शन की बात करेंगे ना, तो टोटल आपको इसके अंदर 6 सेक्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? टोटल कितने सेक्शन होंगे आपके? 6 सेक्शन होंगे, ए बी सी डी ई एंड एफ। ये टोटल आपके 6 सेक्शन होने वाले हैं, जिसमें से जो सेक्शन नंबर ए आपका है ना, ये आपके 20 मार्क्स को क्या करेगा, कैरी करेगा। ठीक है? ये कंप्लीटली क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू बेस्ड आपका ये क्वेश्चन होने वाला, और हर एक क्वेश्चन के इसमें क्या होंगे, आपके 1 मार्क्स होंगे। क्लियर है? देखो, सबसे पहला हम लोग बात करते हैं ना सेक्शन ए के बारे में। अब सेक्शन ए में क्या है आपका, जो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें बोला गया आपका, व्हाई डिड नेशनलिस्ट इन द लेट 19th सेंचुरी इंडिया फोकस ऑन रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग फोल्कलोर। अब देखो, ये नॉर्मली हमने जो चैप्टर पढ़ी थी ना, इस चैप्टर में जब हमने बात किया था क्या कि लेट 19th सेंचुरी में जो इंडिया मेनली क्या करता है, आपको फोकस करता है किन चीजों के ऊपर, तो रिकॉर्ड एंड प्रिजर्व करना क्या करता है, फोल्कलोर को, उस पर फोकस करते हैं। अब इसके पीछे का क्या रीजन होता है कि आखिर जो इंडियंस है ना, क्यों आपके ना फोल्कलोर को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, प्रिजर्व कर रहे होते हैं। देखो, ऑप्शंस आपके दिए गए। पहला ऑप्शन आपका है टू क्रिएट न्यू फॉर्म्स ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दैट रिफ्लेक्टेड मॉडर्न इंडिया, है ना। दूसरा बोला गया आपका टू रिस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड इन ट्रेडिशनल कल्चर एंड नेशनल आइडेंटिटी। थर्ड हमारे हैं टू यूज फोल्कलोर एज अ टूल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। एंड लास्ट वन बोला गया हमारा टू प्रमोट अ यूनिफॉर्म कल्चर दैट कुड बी अडॉप्टेड अक्रॉस ऑल इंडियन रीजन्स। ठीक है? अब देखो, हम लोग ना ऑप्शंस में चलते हैं। देखो, सबसे पहला जो ऑप्शन आपका बोला गया है टू क्रिएट न्यू फॉर्म्स ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दैट रिफ्लेक्टेड मॉडर्न इंडिया। तो एक एक पॉइंट क्या हो सकता है, आपका आंसर हो सकता है। ठीक है ना? इसको भी हम लोग साइड लेके चलते हैं। दूसरा बोला गया आपका टू रिस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड इन ट्रेडिशनल कल्चर एंड नेशनल आइडेंटिटी। ये भी हमारे आंसर लग रहे हैं। ठीक है? आगे बात करेंगे टू यूज फोल्कलोर एज अ टूल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। तो ये बिल्कुल नहीं होगा आपका। ठीक है ना? क्योंकि अगर हम लोग फोल्कलोर की बात करते हैं तो फोल्कलोर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कहीं से भी क्या बनेगा, कोई रिलेशन नहीं बनेगा। एंड लास्ट बोला गया आपका टू प्रमोट अ यूनिफॉर्म कल्चर दैट कुड बी अडॉप्टेड अक्रॉस ऑल इंडियन रीजन्स। तो ये आंसर भी क्या होगा, आपका स्टेटमेंट गलत होगा। अब देखो, बात करेंगे ना स्टेटमेंट ए एंड बी की। तो पहले में बोला गया आपका टू क्रिएट अ न्यू फॉर्म्स ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दैट रिफ्लेक्टेड मॉडर्न इंडिया। तो ये ऑप्शन जो हमने चैप्टर में पढ़ा था, ये ऑप्शन क्या होगा, चैप्टर के अकॉर्डिंगली नहीं होगा। चैप्टर के अकॉर्डिंगली जो हम लोग ऑप्शन की बात करेंगे उसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट होगा। यानी कि लेट 19th सेंचुरी के अंदर में जो इंडियंस क्या कर रहे थे, हमारे फोल्कलोर को रिकॉर्ड एंड प्रिजर्व कर रहे थे। इसीलिए कर रहे थे ताकि उनको ट्रेडिशनल कल्चर में क्या सेंस ऑफ प्राइड हो, एंड कहीं ना कहीं वो नेशनल आइडेंटिटी क्या करना चाहते थे, रिस्टोर करना चाहते थे। यानी कि जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया आपका इंटरप्रेट द फॉलोइंग पाई डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं ना, पाई चार्ट देखते हैं। अब देखो, जैसे ये पाई चार्ट आपका, इस पाई चार्ट में क्या दिखाया गया आपका, तो मेनली अलग अलग ना यहाँ पर कुछ पाई चार्ट में क्या दिखाया गया, कुछ प्लेन्स के बारे में है, माउंटेन्स के बारे में एंड प्लेट्यूज। तो जो ब्लू कलर आपको दिख रहे हैं मेनली क्या कर रहे हैं, तो अगर हम लोग कुछ पॉइंट लेके चलते हैं तो ये जो ब्लू कलर है ये आपके किसके बता रहे हैं, प्लेन्स को बता रहे हैं, है ना, जो मैदानी एरिया होता है आपका उसको शो कर रहे हैं। वही हम लोग पिंक की बात करेंगे तो ये आपके ना प्लेट्यूज को शो कर रहे हैं, जो कि क्या होते हैं, हमारे पठार होते हैं। एंड लास्टली हम लोग येलोइस की बात करेंगे
तो ये किसको शो कर रहे हैं आपके, तो माउंटेन्स को शो कर रहे हैं, है ना। किसको शो कर रहे हैं, ये आपके माउंटेन्स को। प्लेन्स आपके 43% हैं, प्लेट्यूज आपके 30% हैं, एंड जो माउंटेन्स आपके हैं ये आपके हो गए 27%। क्लियर है। अब आते हैं ना पाई चार्ट में क्वेश्चन क्या बोला गया है उसको समझते हैं। देखो क्वेश्चन बोला गया आपका, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 43% लैंड अंडर प्लेन्स। अभी देखो पूरा जो ओवरऑल हमारा ये लैंड है, तो इस पूरे लैंड में ना जो प्लेन का जो 43% ऑफ द लैंड है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये हमें क्या करने हैं, बताने हैं। ऑप्शन देखो पहला है आपका, इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ये बिल्कुल हो सकता है हमारा ऑप्शन, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म, ये भी हो सकता है आपका। तीसरा बोला गया आपका, इट इंश्योर्स पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर, एंड लास्ट बोला गया आपका, इट पॉसेसेस रिच रिवर्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। देखो तो अगर हम लोग बात करेंगे ना ऑप्शन सी की, तो नहीं होगा आपका, क्योंकि फ्लो ऑफ सम रिवर यहाँ से आपके प्लेन एरियाज में यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, एग्जैक्ट आंसर इसके सिग्निफिकेंस में नहीं आएंगे। प्लस आपका जो ऑप्शन डी वो भी क्या हो जाएगा आपका, गलत होगा। अब बात करेंगे ना ऑप्शन ए एंड बी की, देखो प्लेन एरियाज की जब बात करते हैं वहां पर टूरिज्म हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन की हम लोग बात करते हैं, तो प्लेन एरियाज में मेनली क्या होते हैं आपके, तो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आपको ज्यादा देखने को मिलती है। प्लेन एरियाज मेनली क्या करते हैं आपके, तो प्लेन एरियाज आपके एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज को क्या करते हैं, फैसिलिटेट्स करते हैं। यानी कि यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या होगा, हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या आपका, उससे पहले हम लोग बात करेंगे ना क्वेश्चन नंबर सेकंड की ही। अब देखो क्वेश्चन नंबर जब सेकंड की बात करेंगे, तो यहां पर देखो नॉर्मली क्या दिया गया ना, जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट होते हैं, सिर्फ क्वेश्चन ना उनके लिए, ठीक है। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो हम लोग इसको भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन बोला गया आपका, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। देखो एक तरह से ना फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आपका दिया गया है, जिसमें देखो बोला गया कि आप जो किसी भी थिंग्स का हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जो कि ना हमारे इन्वायरमेंट के अंदर में क्या होता है, अवेलेबल होता है, उसके अंदर ना कौन कौन सी चीजें जो अवेलेबल हैं, उनका जो रिलेशनशिप है किन किन चीजों से बनता है। ऑप्शन ए में आपका दिया गया नेचर एंड टेक्नोलॉजी का, ऑप्शन बी आपके है नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन नंबर सी आपके है नेचर एंड इंस्टीट्यूशंस, एंड ऑप्शन डी आपका है एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बीइंग्स। अब इसमें जो सबसे मोस्ट सुटेबल आंसर होंगे हमारे, उसको हमें क्या करना है, करेक्ट करना है। अब देखो जो करेक्ट हम लोग ना आंसर की बात करेंगे, तो मोस्ट सुटेबल जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देखो नेचर होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। सपोज दैट ना आपको कोई मिनरल्स क्या करने हैं ना, एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो पहले बात तो क्या बाय नेचर में, नेचर के अंदर वो मिनरल्स होने चाहिए, है ना। आप उसको नीचे से अर्थ के क्रस्ट से निकाल सको, उस तरह की टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, एंड वो कहाँ पर उसको प्रोसेसिंग वगैरह किया जाएगा, उस तरह के इंस्टीट्यूशंस भी आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया आपका, रीड द डेटा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। अभी देखो क्वेश्चन जो हमें दिया गया डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। देखो पहला दो स्टेट आपका लिया गया है, स्टेट ए एंड स्टेट बी, एंड अलग अलग स्टेट के क्या बताए गए हैं, आपके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताए गए हैं पर 1000 लाइव बर्थ। ये डेटा कब का आपका है, 2018 का है, एंड यहां पर आपका दिया गया लिटरेसी रेट, और ये लिटरेसी रेट कब का आपका है, तो इसमें ईयर जो लिया गया आपका 2017 और 18 का डेटा है। अब देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे ना स्टेट ए की, तो स्टेट ए का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपका है वो 30 है, एंड बी का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है आपका 7 है। वही लिटरेसी रेट की हम लोग बात करेंगे, तो स्टेट ए का जो लिटरेसी रेट है वो आपका 82% है, एंड स्टेट बी का जो लिटरेसी रेट है वो आपका 94% है।
अब देखो यहाँ से एक पॉइंट आ रहा है आपका ना किसके बारे में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में। तो पहले हम लोग समझते हैं कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपका होता है, नहीं आखिर में होता क्या है। देखो जैसे ना अगर हम लोग बात करेंगे आपसे ना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में, तो ये सिंपली होता है आपका द प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। इसका अगर हम लोग समझते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या होगा, तो ये होता है आपका द प्रोबेबिलिटी दैट अ चाइल्ड बोर्न इन अ, द प्रोबेबिलिटी दैट अ चाइल्ड बोर्न इन अ गिवन ईयर, ठीक है ना, इन अ गिवन ईयर will die before, ठीक है ना, the probability that a child born in a given year will die before their first birthday, है ना, will die before their first birthday, क्लियर है। अब देखो इसको जब है ना एक्सप्रेस करने की हम लोग बात करेंगे ना, तो इट इज एक्सप्रेस्ड एट अ रेट, है ना, आगे लिख लेते हैं हम लोग, इट इज एक्सप्रेस्ड एट अ रेट पर 1000 लाइव बर्थ्स, ठीक है ना, पर 1000 लाइव बर्थ्स पर हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सप्रेस्ड करते हैं। नहीं कि अगर सिंपल मैं आपको समझाऊं ना कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, देखो जो जन्म लेने वाले बच्चे होते हैं ना, सपोज दैट मान के चलो कि 1000 बच्चों ने क्या क्या किसी साल जन्म लिया उनका, ठीक है ना, 1000 बच्चों का बर्न हो रहा है। अब अपने 1 साल होने से पहले जितने बच्चे मर जाते हैं पर 1000 में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। यानी कि देखो अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में हम लोग बात करें, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा क्या होगा, ये सही होगा, है ना। एंड जब लिटरेसी रेट की बात करते हैं, लिटरेसी रेट क्या होता है आपका, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, कंट्री के लिए, स्टेट के लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पे देखो डेटा हमने समझ लिया। अब देखो डेटा के बेस पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एज पर द डेटा गिवन अबव व्हाई स्टेट बी हैज अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब देखो स्टेट बी का क्या है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना, तो स्टेट बी का हमने जैसे डेटा में हमें गिवन भी है कि ए का आपका 30 है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड बी का आपका 7 है, जो कि ए के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा क्या है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है। तो उसके पीछे का ना रीजन हमसे पूछ रहे हैं कि आखिर जो स्टेट बी का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इतना कम है, इसके पीछे क्या रीजन है। देखो सिंपल अगर हम ना रीजन की बात करते हैं, तो पहला देखो ऑप्शन में क्या दिया गया है, देखो पहला बोला गया इट हैज हाई पर कैपिटा इनकम, ठीक है ना। दूसरा बोला गया आपका इट हैज बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट स्टेट ए। थर्ड आपका है इट हैज गुड टीचर्स एंड स्कूल्स। एंड द लास्ट वन जो आपके ऑप्शन है इसमें बोला गया आपका इट हैज हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल। अब देखो पहले हम लोग ऑप्शंस को समझते हैं। देखो हमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की जब बात करते हैं ना, तो इसके अंदर में क्या होता है, हेल्थ केयर का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। अगर आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करते हो तो हेल्थ केयर एक बहुत ही वाइटल, एक इंपॉर्टेंट रोल क्या करती है, प्ले करती है। तो यहां बोला गया आपका हाई पर कैपिटा इनकम तो कहीं से नहीं आएगा आपका, है ना। हाई पर कैपिटा आपका इनकम है तो थोड़ी ना आप किसी को बढ़ने से रोक लोगे, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया आपका इट हैज बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देन स्टेट ए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से हेल्थ का कुछ खास लेना देना नहीं आपका है। तीसरा बोला गया आपका इट हैज गुड टीचर्स एंड स्कूल्स, ठीक है। देखो ये हो सकता था आपका ऑप्शन कब, जब ये ऑप्शन आप लिटरेसी रेट में पूछते हैं, लेकिन यहां पर हमसे पूछा गया है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का, यानी कि जो लास्ट आपका ऑप्शन है इट हैज हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल, ये ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इसमें जो हमारे ऑप्शन नंबर डी है वो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट होगा। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मैच द फॉलोइंग आपसे क्वेश्चंस पूछे गए।
देखो पहला जो क्वेश्चन आपका है, दो अलग अलग आपके लिस्ट दिए गए, लिस्ट 1 है आपका और लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में आपके दिए गए रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। वहीं जो लिस्ट 2 में आपका है उसमें आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दिया गया है। बी ऑप्शन में आपका आंध्र प्रदेश है एंड ऑप्शन सी के अंदर क्या दिया गया आपका, हरियाणा दिया गया है। तो हमें ना ऑप्शंस के साथ में क्या करने हैं, सबको मैच करने हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ना अगर हम लोग बात करते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट की, देखो रिजर्व्ड जब फॉरेस्ट की बात करेंगे तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट में आपको क्या देखने को मिलता है, तो जब भी आप ना एक रिजर्व्ड फॉरेस्ट की बात करोगे तो रिजर्व फॉरेस्ट कहां पर आपको देखने को मिलेंगे, आंध्र प्रदेश में। यानी कि अगर हम लोग यहां पर समझते हैं जो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना, रिजर्व फॉरेस्ट कहां पर मिलते हैं आपको, आंध्र प्रदेश में, है ना। आंध्र प्रदेश में क्या मिलेंगे, हमारे रिजर्व फॉरेस्ट मिल जाएंगे। वहीं हम लोग बात करते हैं ना प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की, तो जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं वो हमें मिलते हैं कहां पर, हरियाणा के अंदर में, है ना। एंड जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट हैं वो मिलेंगे आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर। यानी कि जो आपका रिजर्व फॉरेस्ट है 1, इसका जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एंड जो थर्ड हमारा है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, इसमें हमारे ऑप्शन नंबर ए यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट क्या होगा, हमारा करेक्ट होगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर हमारा 1 है, 1 का क्या होगा, हमारा बी होगा। ठीक है ना। अब देखो जैसे ना आप यहाँ पर देखोगे ऑप्शंस के अंदर में, तो पहले में देखो 1 का ए दिया गया, मीन्स ये ऑप्शन पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 1 का सी दिया है तो ये भी ऑप्शन हमारे गलत होंगे। थर्ड के अंदर हमारा ऑप्शन 1 का ए दिया है जो कि ये भी पूरी तरह से क्या होगा, हमारा गलत होगा। एंड जो लास्ट हमारा 4 है, इसके अंदर 1 का ऑप्शन बी है आपका, 2 का ऑप्शन सी है एंड 3 का ए है। यानी कि इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज अ की टू द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड। सम ऑफ द प्रैक्टिसेस अंडरटेकन इन इंडिया इन दिस डायरेक्शन इज ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई द करेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है ना। अब देखो यहां पर जो क्वेश्चन हमारा है ना, अब इस क्वेश्चन में देखो बोला क्या गया आपका, जब क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं ना, एक मिनट देखो क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें ना कुछ क्वेश्चन क्या हमारा ना इनकम्प्लीट है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को हम लोग आगे क्या करेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे ना, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर क्या हमारे छूटे हुए हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपका, द पीपल ऑफ बेल्जियम हैव सक्सेसफुली डील्ड विद देयर कंट्रीज पावर शेयरिंग एंड प्रॉब्लम एंड इज लीडिंग अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। विच रूट टू द फेडरेशन हैव दे ऑप्टेड फॉर। अब देखो जैसे ना अगर हम लोग बात करते हैं ना बेल्जियम के बारे में, है ना, हम लोग कहाँ पर बात करते हैं, बेल्जियम के बारे में। तो हमने पढ़ा था ना चैप्टर में सिविक्स में, पावर शेयरिंग जो चैप्टर आपका था, जिसमें हमने बेल्जियम एंड किसकी स्टोरी पढ़ी थी, श्रीलंका की स्टोरी पढ़ी थी, है ना। हमने बेल्जियम एंड श्रीलंका की स्टोरी पढ़ी थी, जिसमें हमने बात की थी कि बेल्जियम में क्या होता है ना, अलग अलग तरह की क्या बनाई जाती है, गवर्नमेंट बनाई जाती है। मेनली 4 अलग अलग टाइप्स की गवर्नमेंट वहाँ पे बनती है, लैंग्वेज के बेस पर। सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जो फ्रेंच वाले में, जर्मन की अलग गवर्नमेंट बनती है, डच वाले की अलग गवर्नमेंट बन जाती है आपकी, फ्रेंच इवन उनकी अलग गवर्नमेंट बनती है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वहाँ पर क्या करते हैं ना, गवर्नमेंट बनते हैं। एंड वहाँ पर लोग क्या करते हैं ना, बेल्जियम क्या करता है, आपके फेडरेशन को फॉर्मेशन करता है ना। बेल्जियम क्या करता है, आपके फेडरेशन को फॉर्म करता है। ठीक है ना, बेल्जियम क्या करता है आपके, तो फेडरेशन को फॉर्म करता है। अब देखो फेडरेशन के ना जब हम लोग रूट्स की बात करते हैं, ठीक है ना, फेडरेशन की ना जब आप क्या करते हो ना, रूट्स की बात करते हो, तो फेडरेशन के ना मेनली आपके 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, जब फेडरेशन के रूट्स की बात आएगी तो फेडरेशन के ना नॉर्मली आपके ना 2 रूट्स होते हैं। पहला जो रूट होता है आपका वो होता है कमिंग टुगेदर का। ठीक है ना, फर्स्ट हम लोग अगर क्या करते हैं रूट की बात करेंगे तो वो होता है आपका
कमिंग टुगेदर का, एंड जो दूसरा आपका रूट होता है फेडरेशन का वो होता है आपका होल्डिंग टुगेदर का। ठीक है ना, पहला होता है आपका कमिंग टुगेदर का एंड जो दूसरा होता है वो होता है आपका होल्डिंग टुगेदर का। तो फेडरेशन के क्या होते हैं आपके, ये दो रूट्स होते हैं। अब इसमें से ना हमें देखना है ना कि बेल्जियम क्या करते हैं आपके, कौन से फेडरेशन के रूट्स को ऑप्ट करते हैं, है ना। बेल्जियम क्या करेंगे आपके, तो बेल्जियम कौन से फेडरेशन के ना रूट्स को ऑप्ट करते हैं, इसको हमें क्या करना है, समझना है। ठीक है ना, देखो सबसे पहला बोला गया आपका कमिंग टुगेदर का, कोऑपरेटिव फेडरेशन का, होल्डिंग टुगेदर का, या फिर आपकी कॉम्पिटिटिव फेडरेशन का। देखो तो बेल्जियम के द्वारा जो क्या होता है आपका रूट फॉलो किया जाता है आपके ना फेडरेशन का, वो हो जाएगा आपका होल्डिंग टुगेदर का। ठीक है ना, अगर हम लोग क्या करते हैं ना बेल्जियम की बात करते हैं, तो बेल्जियम क्या करते हैं आपके, तो बेल्जियम जो भी आपके रूट्स को फॉलो करते हैं वो रूट क्या होता है आपका। ठीक है ना, तो बेल्जियम आपके ना जिस भी रूट को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, वो रूट क्या कहलाएगा आपका, होल्डिंग टुगेदर का। ठीक है ना, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा वो हमारा करेक्ट होगा। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से क्या दिया गया हमें, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है ना, इसमें फिर से हमें क्या दिए गए, एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिए गए। देखो अब इस क्वेश्चन में हमें समझना है क्या क्या करने हैं। अब देखो जैसे ना इस क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं, देखो दो यहाँ पर अलग अलग आपको क्या दी गई है, लिस्ट दी गई है, लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। ठीक है, अब देखो पहला जो लिस्ट में आपका है एथनिक ऑप्शन आपका है, मेजोरिटेरियनिज्म आपका है, सिविल वॉर है एंड यूनिटरी सिस्टम है। वहीं अगर हम लोग लिस्ट 2 की बात करेंगे, इसमें दिया है आपका इधर ओनली 1 और 2 लेवल गवर्नमेंट। आगे आपका है बी के अंदर है अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री। तीसरा आपका है बिलीफ दैट मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री। एंड लास्ट आपका है यूनिटरी सिस्टम में आपका दिया गया डी में अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कल्चर। अब देखो इसमें लोग मैचिंग करने की बात करेंगे। देखो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे ना कॉलम बना लेते हैं, किसका, तो 1 2 3 एंड 4 का, और इसके रिस्पेक्टिव में हम लोग क्या करेंगे, मैच करेंगे। देखो सबसे पहला हमारा ना एथनिक है, तो देखो एथनिक की जब भी आप बात करोगे ना, एथनिक क्या होता है आपका, तो एथनिक आपका ना एक तरह का सोशल क्या होता है, डिवीजन होता है। क्या हो जाएगा एथनिक आपका, तो एथनिक मीन्स आपका एक सोशल डिवीजन होता है, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 का एथनिक में अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कल्चर हो जाएगा। आगे आपका है मेजोरिटेरियनिज्म का, तो इसमें अंदर देखो क्या होता है, मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है आपका बिलीफ दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री। एंड लास्ट हमारा थर्ड में है सिविल वॉर, तो इसका हो जाएगा आपका अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री। एंड लास्ट हमारा है जो यूनिटरी सिस्टम, इसमें हो जाएगा हमारा इधर ओनली 1 और 2 लेवल गवर्नमेंट। यानी कि अगर हम लोग ना ऑप्शन वाइज चलते हैं, देखो 1 आपका जो एथनिक का, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। मेजोरिटेरियनिज्म का जो हमारा ऑप्शन है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट होगा हमारा, है ना। सिविल वॉर की हम लोग बात करेंगे तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एंड लास्ट हम लोग जब 4th की बात करते हैं तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट होगा। अब चलो आते हैं हम लोग अपने सॉल्यूशन की तरफ। देखो पहला का हमारा क्या होगा, डी होगा। अब देखो फर्स्ट का हमें डी देखना है, तो बी गलत हो जाएगा हमारा और ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। यानी कि देखो 1 का डी आपका ऑप्शन ए में है और आपके ऑप्शन डी के अंदर में है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, सेकंड का सी देखते हैं। देखो ए में आपको 1, ए के अंदर आपका सेकंड का ए दिया है, इट मीन्स ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। यानी कि जो करेक्ट हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। चलो आगे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है मिस्टर एक्स हैज टेकन क्रेडिट टू मेक कैंडल्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन।
चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट डिफाइंस द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। देखो ना, जैसे हम लोग बात करते हैं किसकी, क्रेडिट की, तो इसका मतलब क्या होता है ना, उधार में लेना, उधारी होता है। ठीक है, तो मिस्टर एक्स कोई एक पर्सन है, इन्होंने क्या किया है, तो मिस्टर एक्स ने ना उधार लिया है, कुछ पैसे लिए होंगे उधार, किस लिए लिए हैं, ताकि वो कैंडल्स क्या कर सके, बना सके। फेस्टिवल का टाइम में भी, दिवाली वगैरह का टाइम होगा तो कैंडल्स की डिमांड होती है, तो उस टाइम पे कैंडल्स को बनाने के लिए क्या करते हैं, ये मार्केट से कुछ उधार लेते हैं। अब यहाँ पर ना बहुत सारे अलग अलग क्या दिए गए, आपके ऑप्शंस दिए गए, एंड ऑप्शंस में देख के आपको बताना है कि जो क्रेडिट लिया गया है वो उसके इम्पोर्टेंस को किस तरह से डिफाइन करेगा। यानी कि कौन से ऐसे आपके ऑप्शंस होंगे जो क्रेडिट के इम्पोर्टेंस को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। पहला आपका ऑप्शन है, इट प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन मीटिंग हिज टारगेट एंड एक्सेलरेटिंग हिज इनकम। सेकेंड आपका है, द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन। तीसरा हमारा है, द क्रेडिट हेल्प्स हिम कंप्लीट द प्रोडक्शन ऑन टाइम। एंड लास्ट आपका है, इट हेल्प्स हिम इन एक्सरसाइजिंग रिस्ट्रेन एंड गेट इनटू द हैबिट ऑफ टेकिंग मोर क्रेडिट। अब देखो यहाँ पर ना, जब ऑप्शन की हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, देखो पहला जो ऑप्शन आपका बोल रहा है, इसमें बोला गया ना कि इट प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल। बिल्कुल सही है, अगर आप उधार पैसे लेते हो तो जाहिर सी बात है ना, आपका जो टारगेट है, आप अपने टारगेट को पूरा कर सकते हो और अपने इनकम को भी क्या कर सकते हो, एक्सेलरेट कर सकते हो, आप अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हो। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे दिया आपका सेकंड में जो बोला गया था, द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट दी ऑन गोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन। जाहिर सी बात है ना, अगर आप क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो, तो प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, खर्चे आते हैं, तो उन खर्चों को पूरा करने के लिए क्रेडिट उनको हेल्प कर सकता है। तो ये ऑप्शन भी हमारे क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तीसरा आपका है, द क्रेडिट हेल्प्स हिम कंप्लीट द प्रोडक्शन ऑन टाइम। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। यानी कि जब वो क्या कर रहा है ना, पैसे उधार ले रहा है, तो उससे क्या होगा, उसको हेल्प मिलेगी कि वो अपने प्रोडक्शन को क्या कर पाए, टाइम पर कंप्लीट कर पाए। एंड लास्ट जो हमारा बोला गया था, इट हेल्प्स हिम इन एक्सरसाइजिंग रिस्ट्रेन एंड गेट हिम इनटू द हैबिट ऑफ टेकिंग मोर क्रेडिट। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका 1 2 3 क्या है, सही है। अब देखो ऑप्शन ए में बोला आपका ओनली 4, तो ये गलत हो जाएगा। बी में आपका 3 एंड 4 है, तो ये भी गलत है। सी के अंदर 1 2 एंड 3 है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट होगा। और डी ऑफ कोर्स आपका गलत है, यानी कि जो 8 हमारा है, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। आगे चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखो 9 नंबर क्वेश्चन आपका, इसमें बोला गया है, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया लाइक नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, तो नॉर्थ ईस्टर्न जब स्टेट्स की हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, सपोज दैट फॉर इंडिया मानते हो, तो ये इधर का जो पार्ट आपका है, ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। तो बोला गया आपका ना कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स क्या करते हैं, enjoy स्पेशल स्टेटस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकॉज। ठीक है ना, देखो नॉर्थ ईस्टर्न जब स्टेट्स की हम लोग बात करते हैं, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स क्या करते हैं, इंडिया के अंदर इनको, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, इनको स्पेशल स्टेटस देते हैं। क्यों देते हैं, इसके पीछे का रीजन हमें बताने। देखो पहला ऑप्शन क्या है आपका, द एरिया हैज लस ग्रीन फॉरेस्ट। दूसरा है, लिटरेसी रेट्स आर वेरी हाई। थर्ड हमारा है, ड्यू टू देयर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस। एंड लास्ट ऑप्शन हमारा है, एज द पीपल स्पीक्स लॉट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, अब देखो ऑप्शन की जब बात करेंगे, तो द एरिया हैज लस ग्रीन फॉरेस्ट, नो डाउट वहां पर काफी लस ग्रीन एरियाज हैं, लेकिन इस कारण से इनको कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया। लिटरेसी रेट यहाँ पर हाई होने से क्या हो जाएगा, स्पेशल स्टेटस आपको नहीं दिया जाएगा, है ना। और जो पीपल यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज स्पीक करते हैं, इस कारण से भी यहाँ पर क्या दिया गया, आपका स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया। स्पेशल स्टेटस देने का रीजन क्या है इनका, तो सोशल एंड हिस्टोरिकल जो सर्कमस्टांसेस इनके हैं, वही एक मेन क्या है आपका डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना हमारा, वो क्या होगा, करेक्ट होगा।
अब देखो जैसे ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन आपसे आता है ना, क्या आएगा क्वेश्चन आपसे, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। क्वेश्चन क्या होगा हमारा, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। फादर ऑफ जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो ये कौन होंगे हमारे, तो ये हो जाएंगे हमारे B.R. अंबेडकर, ठीक है ना। कौन होंगे, B.R. अंबेडकर हमारे क्या हो जाएंगे, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। B.R. अंबेडकर के बारे में एक और बात और याद रखेंगे, ठीक है ना। ड्राफ्टिंग कमिटी के क्या थे, चेयरमैन थे, है ना। B.R. अंबेडकर कौन थे, तो ड्राफ्टिंग जो कमिटी थी आपकी है ना, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी, ये ड्राफ्टिंग कमिटी के क्या थे, चेयरमैन थे, ठीक है ना। ड्राफ्टिंग कमिटी के ये चेयरमैन भी बने थे। आगे अगर हम लोग बात करते हैं कुछ और पॉइंट में, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। अब देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की बात आती है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ना जब बात आएगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किन्होंने था, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा बनाया गया आपका ये है, तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। अगर हम लोग बात करते हैं ना प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है ना, कि कौन हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, तो प्रेसिडेंट के बारे में ना जब भी बात करेंगे तो दो प्रेसिडेंट बने थे। एक प्रेसिडेंट कौन बने थे आपके, तो एक आपके टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे, और एक परमानेंट प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना। अगर देखो प्रेसिडेंट की बात करते हैं टेम्पररी में, तो ये क्या थे, सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे, सच्चिदानंद सिन्हा, इनको क्या बनाया गया था, टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था। वही परमानेंट जब प्रेसिडेंट की हम लोग बात करते हैं तो ये बनाया गया था हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट क्या किया गया था, बनाया गया था। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे चल के इंडिया के क्या बनते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बनते हैं। क्लियर है। चलो अब देखो इसमें ना ऑप्शन हमने देख लिया कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट होगा। तो इसमें ना और भी कुछ जो इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं, इसको आप क्या करेंगे, याद रख लेंगे, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या है हमारा, कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन हमारे हैं, B.R. अंबेडकर हो जाएंगे ना, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा B.R. अंबेडकर हमारे क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, वो चेयरमैन भी थे, है ना। B.R. अंबेडकर क्या थे, हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, चेयरमैन भी थे। चलो आगे हम लोग बात करते हैं ना, इसके अलावा चलो आगे हम लोग कुछ बात करेंगे। इसके अलावा टेम्पररी प्रेसिडेंट आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, परमानेंट प्रेसिडेंट आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना। तो इन सारे ही पॉइंट्स को क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या, फिगर बेस्ड आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला गया आपका, नेपोलियन इज इन द गिवन पिक्चर इज डिपिक्टेड एज अ पोस्टमैन, What do each letter falling from his bag represent? अब देखो जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपका दिया गया है ना, तो इस पिक्चर के अंदर है कौन, तो पिक्चर आपका दिया गया है नेपोलियन का, है ना। इनका फुल नेम क्या था, तो फुल नेम की जब हम लोग बात करते हैं तो नेपोलियन बोनापार्ट, है ना। इनका फुल नेम क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्ट इनका फुल नेम है, ठीक है। अब इस पिक्चर में देखो नेपोलियन बोनापार्ट, इनको एज अ पोस्टमैन की तरह क्या किया गया है, डिपिक्ट किया गया है। अब जब इनको ना एज अ पोस्टमैन की तरह डिपिक्ट किया गया है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, इनके बैक से क्या हो रहा है ना, बहुत सारी चीजें क्या कर रही हैं, फॉल हो रही है, कुछ लेटर्स फॉल हो रहे हैं। तो लेटर्स किस चीजों के बारे में बता रहा है, पहला आपका ऑप्शन है नंबर ऑफ वॉर्स ही फाउंड, दूसरा है लेटर्स ही पोस्टेड टू दी मोनार्क्स, तीसरा हमारा है टेरिटरीज लॉस्ट बाय हिम, एंड फोर्थ हमारा है एरियाज कॉन्कर्ड बाय हिम, ठीक है ना। तो अगर देखो लेटर जो फॉलिंग यहाँ पर किया जा रहा है ना, या लेटर यहाँ पर जो भी क्या हो रहा है आपका फॉल हो रहा है, ये लेटर मेनली बता किसके बारे में रहा है, तो टेरिटरीज जो थी जिसको नेपोलियन ने क्या किया, लॉस्ट किया, उसके बारे में क्या कर रहा है, हमें ये बता रहा है, ठीक है।
अब देखो जब ना नेपोलियन के बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे, ठीक है ना, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में ना जब हम लोग क्या करते हैं ना कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। देखो सबसे पहला अगर हम लोग बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के रूल का, तो रूल कहाँ पर करते हैं, पहले इंपॉर्टेंट हमारा है, इनका रूल होता है फ्रांस के अंदर में, ठीक है ना। फ्रांस में क्या करते हैं आपके ये रूल करते हैं, ठीक है ना। अच्छा फ्रांस में जब इनके रूल की बात आती है, कब ये रूल करते हैं, तो आफ्टर डायरेक्टरी। जब फ्रांस में क्या होता है, डायरेक्टरी के बाद कौन आते हैं, तो डायरेक्टरी के बाद फ्रांस के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं। एंड इनका जो रूल है वो 1804 से लेकर के आपका 1815 तक क्या होगा, चलता है, ठीक है ना। अच्छा इसमें एक टाइम पीरियड याद रखेंगे, 1804 के अंदर नेपोलियन क्या लाते हैं, अपने एक सिविल कोड लाते हैं, है ना, जिसको नेपोलियनिक कोड भी आपका बोला जाता है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन में ना बहुत सारे क्या करते हैं आपके ये रिफॉर्म्स करते हैं। एंड फाइनली जाकर के आपके 1815 में, कब, तो फाइनली जाकर के आपका 1815 के अंदर में वाटरलू के बैटल में क्या होती है, नेपोलियन बोनापार्ट की डिफीट होती है। नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ पर क्या करते हैं, हार जाते हैं। यानी कि जो करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। यानी कि इस पिक्चर में जो लेटर्स आपके क्या हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं, आपके शो कर रहे हैं कि जो टेरिटरीज नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था, लॉस्ट किया था। चलो आगे नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर ये फिर से दिया गया आपका विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट के लिए क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन बोला गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल डज द ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर। अब देखो ब्रोकन चेन के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे ना, चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो ब्रोकन चेन किस चीज के बारे में बताता है, तो ब्रोकन चेन जो होता है आपके ना वो कहीं ना कहीं क्या करता है, फ्रीडम को शो करता है। यानी कि इसमें जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो क्या होगा, हमारा करेक्ट होगा। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं ना, बात करते हैं किसके बारे में, तो जब हम लोग बात करेंगे ब्रोकन चेन के बारे में, तो ब्रोकन चेन फ्रीडम को क्या करते हैं, शो करते हैं। चलो आगे नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना। अब देखो ग्लोबलाइजेशन के बारे में नाम से क्या किया गया है, पूछा गया है, ठीक है। अब देखो जैसे ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो इंडिया में क्या होता है ना, एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होता है, ठीक है ना। इंडिया में क्या होता है आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होता है। और ये इकोनॉमिक जब रिफॉर्म्स की हम लोग बात करते हैं ना, तो ये जो इकोनॉमिक आपका रिफॉर्म्स होता है ये कब होता है आपका, तो ये होता है हमारा ईयर 1991 में, ठीक है ना। और जब ईयर 1991 की बात करते हैं, तो इस टाइम पर देखो जो पीएम आपके थे वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं इस टाइम पे, हमारे पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब क्योंकि हमारे कंट्री के फाइनेंस से रिलेटेड है, तो एक फाइनेंस मिनिस्टर जिसको हम लोग एफएम शॉर्ट में बोलेंगे वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे। तो जो एफएम उस टाइम पढ़ते हैं फाइनेंस मिनिस्टर हमारे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना। कौन थे हमारे, डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो कि आगे चल के क्या करते हैं, कंट्री के वो पीएम भी बनते, प्राइम मिनिस्टर भी बनते। कब से कब तक आपके, तो 2004 से लेकर के 2014 तक, ठीक है। अब देखो 1991 में जब इकोनॉमिक आपका रिफॉर्म्स होता है, तो हम लोग तीन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, एल, पी और जी को। एल का मतलब होता है हमारा लिबरलाइजेशन, पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, एंड जी का मतलब होता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन वही बोला गया आपका, जब ग्लोबलाइजेशन की आपसे ना बात की गई है, तो किस तरह से कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। पहला देखो आपका ऑप्शन है एक्सपेंशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। देखो ग्लोबलाइजेशन से कहीं ना कहीं क्या होगा, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का एक्सपेंशन होगा, पहला ऑप्शन बोला गया है हमारा। दूसरा हमारा है एडवांसमेंट्स इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तीसरा बोला गया हमारा नेशनलाइजेशन एंड ट्रेड
बैरियर्स एंड द लास्ट है क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल फॉर जॉब एंड एजुकेशन। ठीक है, तो 4 हमारे ऑप्शन दिए गए। अब देखो जो करेक्ट हम लोग ना ऑप्शन की बात कर रहे हैं, देखो जो करेक्ट हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा हमारा, देखो पहला तो एक्सपेंशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। आगे हम लोग बात करेंगे ना एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये ऑप्शन भी क्या होंगे आपके करेक्ट होंगे। नेशनलाइजेशन ट्रेड बैरियर्स, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट नहीं रहेगा, अप्रोप्रिएट आपका नहीं है। वहीं बात करेंगे ना क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल फॉर जॉब्स एजुकेशन, ये भी आपका क्या है अप्रोप्रिएट नहीं, यानी कि जो करेक्ट हो जाएगा ना, जो ऑप्शन 1 एंड 2 आपका क्या हो जाएगा अप्रोप्रिएट हो जाएगा। अब बातें हम लोग ऑप्शंस में, देखो पहला बोला गया स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर अप्रोप्रिएट, यहाँ पे पहला ऑप्शन ही क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया है। ठीक है, यानी कि जो इसमें ऑप्शन नंबर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट होगा। चलो आगे नेक्स्ट आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर करेक्ट। अब देखो इंडिया के बारे में जब बात करेंगे तो इंडिया में क्या है आपका, सो इंडिया के अंदर फेडरलिज्म है ना। एंड जब फेडरलिज्म की हम लोग बात करेंगे तो फेडरलिज्म में ना कौन से ऑप्शंस हमारे क्या है करेक्ट हैं, इसके बारे में हमें बताने हैं। देखो पहला ऑप्शन है इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। आगे बोला गया सेकंड आपका पावर शेयरिंग बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इज अ बेसिक फीचर। थर्ड है द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज इजी टू चेंज। एंड फोर्थ हमारा है चेंजेस इन पावर शेयरिंग रिक्वायर्ड 1/3 मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो ऑप्शन की जब हम लोग ना बात करेंगे यहाँ पर, तो जो ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला, देखो ऑप्शन है इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये बिल्कुल हमारा क्या है सही है। यानी कि जब ना आप आर्टिकल 1 पढ़ोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 को पढ़ोगे तो वहां पर एक सिंपली बताता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। इंडिया क्या है तो यूनियन है, किसी का यूनियन इंडिया है, स्टेट्स का आपका यूनियन है। आगे देखो बोला गया पावर शेयरिंग बिटवीन द यूनियन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ बेसिक फीचर, ये ऑप्शन भी क्या हमारा करेक्ट है। यानी कि जब पावर शेयरिंग की आप बात करते हो ना, तो पावर शेयरिंग आपका जो है यूनियन गवर्नमेंट के बीच में एंड आपके स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक बेसिक क्या है आपका, तो ये एक बेसिक हमारा क्या है फीचर है। तीसरा आपका है जब पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज इजी टू चेंज, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, है ना। एंड लास्ट आपका है चेंजेस इन पावर शेयरिंग रिक्वायर अ 1/3 मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, तो ऑप्शन ये भी क्या है आपका गलत है। अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट याद रखोगे, क्या बोला गया है बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। देखो पार्लियामेंट की जब बात करोगे ना हाउसेस की, तो पार्लियामेंट के अंदर में क्या है आपके 2 हाउसेस होते हैं, है ना। पार्लियामेंट में क्या है आपका 2 हाउस है, ठीक है ना। एक आपका कौन सा होता है, ठीक है ना, एक हमारा क्या होता है ना लोकसभा होता है, ठीक है। एक जो हमारा हाउस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं लोकसभा बोलते हैं। एंड जो दूसरे हमारे हाउस हैं इसको हम लोग राज्यसभा बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहां पर बात करते आगे, लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम याद रख लेना, लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है ना। लोकसभा को क्या बोलते हैं लोअर हाउस बोला जाता है। एंड राज्यसभा को क्या बोलते हैं अपर हाउस बोलते हैं, है ना। राज्यसभा को क्या बोलते हैं अपर हाउस बोलते हैं। आगे अगर हम लोग बात करेंगे ना, देखो लोकसभा क्या करते हैं, तो इसमें रिप्रेजेंटेशन होता है किनका पीपल का, है ना। तो ये हम लोग यहाँ पर सिंपल बोल सकते हैं पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पर पीपल्स का क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव होता है। वहीं यहाँ पर हम लोग राज्यसभा की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है स्टेट्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है ना। यहाँ पर क्या होता है आपके स्टेट्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है।
आगे अगर हम लोग और कुछ बात करेंगे ना लोकसभा की, देखो लोकसभा क्या होता है आपका, डिसॉल्व हो सकता है। लोकसभा क्या होते हैं आपके, डिसॉल्व होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर राज्यसभा की बात करोगे तो राज्यसभा कभी भी क्या होंगे आपके, डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है ना। अगर टाइम पीरियड की बात करेंगे, जो मेंबर्स आपके होते हैं ना लोअर हाउस यानी कि लोकसभा की, इनका लोकसभा का जो टाइम पीरियड आपका होता है वो 5 ईयर्स का होता है, ठीक है ना। लेकिन 5 साल में अपने आप लोकसभा क्या होगा आपका, डिसॉल्व होगा जब इलेक्शन होगा आपका। लेकिन राज्यसभा की बात करेंगे, क्योंकि कभी भी आपका डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर्स आपके होते हैं ना, इनके टाइम पीरियड की बात करेंगे तो इनका टाइम पीरियड कितने समय का होता है, तो इनका टाइम पीरियड इनके मेंबर्स का 6 ईयर्स का होता है। चलो आगे आते हम लोग अपने ना ऑप्शंस पे। अब देखो ऑप्शंस में बोला गया आपका क्या, 1 एंड 2, तो हमें पता ही है ना कि 1 2 हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखो यहाँ पर ऑप्शंस में 1 एंड 2 है, 2 एंड 3 है, 1 एंड 3 है, 2 एंड 4, तो डी भी नहीं होगा हमारा, सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए हमारा है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, 12 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 में बोला गया है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लीडिंग अप टू द सिविल डिसओबिडियंस मूवमेंट, ठीक है ना। सिविल डिसओबिडियंस मूवमेंट के थ्रू क्या करना है हमें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन चीजों को अरेंज करना है। देखो सबसे पहला दिया गया आपका बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन, दूसरा आपका है पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, थर्ड हमारा है लेटर विथ 11 डिमांड्स सेंड टू वायसराय इरविन, एंड लास्ट हमारा है सॉल्ट मार्च का, ठीक है। अब देखो ऑप्शंस की जब बात करें ना, देखो सबसे पहला दिया गया आपका बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन का, ठीक है। अब देखो जब बॉयकॉट ऑफ हम लोग क्या करते हैं ना, साइमन कमीशन की बात करेंगे, ठीक है ना। साइमन कमीशन के जब बॉयकॉट की हम लोग क्या करते हैं ना, बात करते हैं, तो साइमन कमीशन के जब बॉयकॉट की बात करेंगे तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग क्या दिया गया है। देखो साइमन कमीशन लाया गया था किनके द्वारा, तो साइमन कमीशन आपका लाया गया था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। साइमन कमीशन जो लाया गया था किनके द्वारा, तो ये लाया गया था आपके बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है ना। साइमन कमीशन आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, है ना। कब लाया गया था, तो नवंबर 26 1927 को, ठीक है ना। अंग्रेजों ने इसको लाया था, ठीक है ना, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की हम लोग बात करेंगे ना, साइमन कमीशन इंडिया में कब आता है, ठीक है ना, अराइव्ड इन इंडिया, इंडिया की बात करेंगे तो साइमन कमीशन का इंडिया में अराइवल कब होता है, तो साइमन कमीशन आपका इंडिया पहुंचता है, ठीक है ना। कब पहुंचेगा आपके, तो 3 फरवरी 1928 को, कब पहुंचेगा, तो फरवरी 3 1928 को, ठीक है ना। फिर रिपोर्ट सबमिशन की बात करेंगे तो साइमन कमीशन क्या करेगा, तो ये अपनी रिपोर्ट को क्या करेगा, सबमिट करता है ना। साइमन कमीशन क्या करते हैं, तो साइमन कमीशन अपने रिपोर्ट को क्या करते हैं, फाइनली जाके आपके सबमिट करते हैं मई 27 को, है ना। मई 27 1930 को क्या करेंगे, अपने ये रिपोर्ट को सबमिट कर देते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो आगे कुछ और इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे। देखो साइमन कमीशन में ना मेंबर्स की जब बात आती है, ठीक है ना, साइमन कमीशन में हम लोग क्या करते हैं ना, जब मेंबर्स की बात करते हैं तो टोटल इसके अंदर 7 मेंबर्स होते हैं, जो कि 2 काफी इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। पहले होते हैं आपके सर जॉन साइमन, है ना, सर जॉन साइमन, एंड जो दूसरे इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं इसमें वो होते हैं हमारे क्लीमेंट एटली। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होंगे, आपके पर्सन होते हैं। आगे कुछ और हम लोग क्या करते हैं ना, बात करते हैं। देखो साइमन कमीशन जब इंडिया आता है ना, साइमन कमीशन जब इंडिया आता है
तो एक नारा लगाया था, नारा किस चीज का होता है आपका, तो साइमन गो बैक का, है ना, साइमन गो बैक का आपका स्लोगन दिया जाता है इंडियंस के द्वारा। एंड जब स्लोगन्स की हम लोग बात करते हैं ना, कि साइमन गो बैक का जो स्लोगन दिया गया था, ये स्लोगन आपका दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा, ठीक है ना, यूसुफ मेहर अली के द्वारा क्या किया गया था, साइमन गो बैक का आपका स्लोगन दिया जाता है। इसी में हम लोग आगे अगर बात करते हैं ना, तो हमारे काफी प्रोमिनेंट लीडर होते हैं लाला लाजपत राय, है ना, लाला लाजपत राय काफी हमारे प्रोमिनेंट क्या थे, फ्रीडम फाइटर थे। जब क्या करते हैं ना, साइमन गो बैक का नारा लगा रहे होते, साइमन कमीशन का जब ये प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, तो प्रोटेस्ट करने के दौरान ही अक्टूबर 30 को, कब, सो अक्टूबर 30 1928 को इनके सिर पर लाठी लगने के कारण क्या होगी, इनकी डेथ हो जाती है, लाला लाजपत राय की। ठीक है, आगे देखो हम लोग बात करते हैं कब, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन का। देखो पूर्ण स्वराज जब रेजोल्यूशन की हम लोग बात करते हैं, तो जो आपका ना पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन होता है, ये आपका दिसंबर 19 को, कब, तो ये आपके दिसंबर 1929 को क्या होता है, पास होता है। अच्छा, इसके ना रेजोल्यूशन की जब बात करते हैं, तो इस टाइम पे देखो होता क्या ना, कि आईएनसी का सेशन होता है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कहाँ पर, तो लाहौर में सेशन हो रहा होता है ना। एंड इस सेशन की जब हम लोग बात करेंगे ना, इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन होते हैं, तो इस सेशन के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जवाहर लाल नेहरू होते हैं, है ना, जवाहरलाल नेहरू क्या होते हैं, इस सेशन के प्रेसिडेंट होते हैं, है ना। एंड यहीं पर वो क्या करते हैं, पूर्ण स्वराज की बात करते हैं, यानी कि हम लोग सिंपली बात करेंगे तो बात यहाँ पर की जाती है इनके द्वारा कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, है ना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की क्या करते हैं, ये मांग करते हैं। एंड फर्स्ट टाइम ये क्या करते हैं, इंडिया को इंडिपेंडेंस करने की बात करते हैं कंप्लीटली। एंड क्या करते हैं आगे, हर साल ये 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट टाइम ये क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, याद रखना इसी रात में क्या करते हैं वो, जब पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, पूर्ण स्वराज के बारे में बात करते हैं, तो लाहौर में ना रावी नदी के किनारे क्या करते हैं, झंडा वगैरह फहराते हैं। चलो आगे देखो, बोला गया आपका लेटर विथ 11 डिमांड्स सेंड टू इरविन। अब देखो जब इरविन की हम लोग बात करते हैं ना, तो इरविन कौन है, तो लॉर्ड इरविन उस टाइम पर क्या होते हैं, वायसराय होते हैं, ठीक है ना। एंड लॉर्ड इरविन को जो आपके ना महात्मा गांधी अपने 11 लेटर्स की डिमांड देते हैं, ये कब देते हैं, तो 11 लेटर्स की डिमांड जो महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन को भेजते हैं, वो जनवरी 31 1930 को होता है। कब होता है आपका, तो वो आपका जनवरी 31 1930 को होता है, ठीक है ना। एंड लास्ट हमारा है सॉल्ट मार्च का। अब देखो सॉल्ट मार्च के बारे में काफी इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं, डेटाज हैं, उसको हम लोग थोड़ा समझेंगे। देखो सॉल्ट मार्च के बारे में ना हम लोग जब बात करते हैं, तो ये कब होता है आपका, तो 12 मार्च से, कब, तो सॉल्ट मार्च का जो टाइम पीरियड आपका है ना, वो आपका है 12 मार्च से लेकर के आपका 6 अप्रैल तक होता है, ठीक है ना। कब से कब तक का टाइम पीरियड आपका है, तो 12 मार्च से आपका 6 अप्रैल 1930 का होता है, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक महात्मा गांधी ट्रेवल करते हैं आपके, तो साबरमती से दांडी तक, है ना। कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करेंगे, तो साबरमती टू दांडी क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना। महात्मा गांधी के साथ टोटल क्या होते हैं, इनके 78 फॉलोअर्स होते हैं महात्मा गांधी के साथ में, जिनमें एक फीमेल सरोजनी नायडू भी इनके साथ में होती है यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, टोटल डिस्टेंस की हम लोग बात करेंगे ना, तो महात्मा गांधी क्या करते हैं 240 माइल्स क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। एंड टोटल जो ड्यूरेशन लगता है, टाइम लगता है इनको इस जर्नी में, वो लगता है 24 डेज का। एंड फाइनली क्या करते हैं महात्मा गांधी दांडी पहुंचते हैं। एंड दांडी पहुंच करके क्या करते हैं, समुद्र के पानी को बॉयल करके क्या करते हैं,
वो सॉल्ट बनाते हैं। इस तरह से जो सॉल्ट टैक्स होता है, तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी सॉल्ट टैक्स को ब्रेक करते हैं एंड यहीं से महात्मा गांधी क्या करेंगे, तो सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट की स्टार्टिंग करेंगे, है ना। क्या करेंगे महात्मा गांधी, तो सिविल डिसोबिएंस मूवमेंट की क्या करते हैं, शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। अब देखो जब टाइम पीरियड की हम लोग बात करेंगे ना, देखो अब जब टाइम पीरियड आपकी बात की जा रही है, देखो जो पहला हमने टाइम पीरियड देखा है वो पहला आपका है बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन का, ठीक है ना। अगर हम लोग क्या करते हैं ना, पहले टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो जो पहला हमारा टाइम पीरियड है वो हमारा है बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन का, ठीक है ना। अब साइमन कमीशन का ना बॉयकॉट की जब हम लोग बात करेंगे, तो साइमन कमीशन का जो आपका बॉयकॉट होता है, ठीक है ना, वो आपका 1927 में ही हो जाता है, ठीक है ना। साइमन कमीशन का बॉयकॉट कब होगा आपका, तो साइमन कमीशन का बॉयकॉट आपका 1927 में स्टार्ट हो गया था, जो हमने यहाँ पर देखा भी है, ठीक है ना। अब देखो दूसरा हमारा था पूर्ण स्वराज का, जो कि 1929 का है। तो पहला आपका हो गया 1927 का है, दूसरा आपका 1929 था, तीसरा जो हमारा था वो कब का था, लेटर विथ एडविन का, तो ये था हमारा दिसंबर 19 ये हमारा था 1930 का। अच्छा 1930 में कब का आपका, तो ये जनवरी का है। यानी कि सिंपली आगे अगर देखेंगे तो नेक्स्ट क्या है हमारा, सॉल्ट मार्च। तो सॉल्ट मार्च आपका कब से कब तक है, तो 12 मार्च से। यानी कि जो करेक्ट हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनेगा, वो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी हमारा ना 1, 2 एंड 3 का ही बनेगा। यानी कि जब ऑप्शंस देखेंगे, देखो पहला आपका है 4, 3, 2, 1 का, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 2, 1, 3, 4 का, ये भी गलत होगा। सी हमारा है 1, 4, 3, 2 का, तो ये भी हमारा गलत होगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी हमारा है 1, 2, 3, 4, ये क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 13 हमारा है, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। चलो आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है, इन इंडियन इकोनॉमी द 3 सेक्टर्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी are interdependent. However, the share of employment in the primary sector remains high. Most appropriate explanation for this could be. देखो पहले हम लोग स्टेटमेंट समझते हैं क्या बोला गया है। देखो स्टेटमेंट में बोला गया ना कि इंडियन इकोनॉमी की जब बात करते हैं, जाहिर सी बात है ना, 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं और टर्सरी है। प्राइमरी जो एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड आपके होते हैं, सेकेंडरी आपके मैन्युफैक्चरिंग होंगे, टर्सरी आपके जो सर्विस सेक्टर होते हैं। तो ये तीनों आपस में क्या है, इंटर डिपेंडेंट है। लेकिन हाउएवर जब ना हम लोग बात करते हैं किसके अंदर, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो शेयर आपका है ना, वो प्राइमरी सेक्टर का ज़्यादा है। अगर हम लोग ना एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं, तो वो प्राइमरी सेक्टर में क्या है आपका, काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें आपको ना एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन देना है कि आखिर क्यों प्राइमरी सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। देखो पहला जो आपका स्टेटमेंट है, इसमें बोला गया है गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रेफरेंसली ट्रीट द प्राइमरी सेक्टर, है ना। पहला देखो ऑप्शन बोला गया है कि जो गवर्नमेंट के क्या करती हैं, जो पॉलिसीज है ना, वो प्राइमरी सेक्टर को ज़्यादा प्रीफर करती हैं। दूसरा हमारा ऑप्शन है इंडियन इकोनॉमी इज लार्जली एग्रीगेरियन एंड मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है ना। चलो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। चलो आगे हमारा थर्ड दिया गया है, इन एडिक्वेट सर्विस सेक्टर जॉब्स फोर्स पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर्स। एंड जो तीसरा हमारा दिया गया फोर्थ हमारा वो है, प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। अब देखो जो करेक्ट ना हम लोग ऑप्शंस की बात करेंगे, तो जो करेक्ट हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो कौन हो जाएगा। देखो पहला तो गलत है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ज़्यादा क्या करती है, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर को प्रीफर करती हैं, तो ये तो कहीं से भी सही नहीं होगा हमारा। दूसरा है कि इंडियन जो इकोनॉमी वो लार्जली कैसी आपकी एग्रीगेरियन है एंड जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा।
तीसरा दिया गया हमारा इनएडिक्वेट सर्विस सेक्टर जॉब फोर्सेस पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर, तो ये भी क्या होगा हमारा स्टेटमेंट सही होगा। एंड फोर्थ हमारा है प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, ये भी देखो स्टेटमेंट तो सही है लेकिन जॉब्स की जहां तक बात है उसमें ये वैलिड नहीं करेगा, यानी कि जो स्टेटमेंट आपका 2 एंड स्टेटमेंट 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखते हैं ओनली 1 एंड 2 आर ट्रू, ये गलत हो जाएगा हमारा। ओनली 2 एंड 3 आर ट्रू, ये सही है। ओनली 3 एंड 4 आर ट्रू, ये भी गलत। एंड ऑल आर ट्रू, तो गलत। यानी कि जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा हमारा, बी होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो आगे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, कंसीडर द स्टेटमेंट्स, ठीक है ना, बोला गया है कंसीडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर। देखो मैंने स्टेटमेंट में से आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ना है एंड जो आपके ना ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें आपको जो करेक्ट आंसर होंगे उसको हमें चूज करना है। देखो पहला स्टेटमेंट हमें दिया गया है, बाय द 1817 caricatures and cartoons were being published in Indian journals and newspapers commenting on social and political issues। देखो स्टेटमेंट पहला बोला गया ना कि 1870s तक, मतलब 1870s टाइम आते आते क्या होने लगा, जो कैरिकेचर्स आपके हैं या फिर जो कार्टून्स हैं वो क्या करते थे आपके, तो पब्लिश होते थे आपके कहाँ पर, इंडियन जर्नल्स के अंदर, न्यूज़पेपर्स के अंदर, जो कि मेनली कमेंटिंग करते थे किसके ऊपर, जो सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज होते थे ना उन पर कहीं ना कहीं उनका कमेंट होता था। सही है, पहला स्टेटमेंट हमारा है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया आपका, सम कैरिकेचर्स प्रेज्ड द एजुकेटेड इंडियंस fascination with western taste and clothes while others were looking forward to social change। तो स्टेटमेंट देखो सेकंड के अंदर बोला गया है कि कुछ कहीं ना कहीं क्या होते हैं ना, कुछ कैरिकेचर्स क्या करते थे, एजुकेटेड इंडियंस को फैसिनेशन विथ वेस्टर्न टेस्ट एंड क्लॉथ्स, उनको क्या करते थे, प्रेज्ड करते थे, वाइल जो अदर्स क्या कर लुकिंग फॉरवर्ड टू सोशल चेंज के बारे में देखते थे। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर, देखो स्टेटमेंट दोनों तो सही लग रहा है लेकिन क्या आपका स्टेटमेंट के बेस पे आंसर बनेगा उसको हम लोग देखते हैं। देखो पहला जो स्टेटमेंट आपका दिया गया है ना, इसमें देखो बोला गया है आपका 15 के अंदर, देखो पहला बोला गया है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। तीसरा आपका स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। थर्ड हमारा है बोथ ए एंड 2 आर करेक्ट एंड डी आपका है बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, और सी में आपका था 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। अब देखो जब ना ऑप्शंस वाइज हम लोग चीजों को देखते हैं, देखो पहला जो आपका स्टेटमेंट है वो तो क्या होगा हमारा करेक्ट है, लेकिन जब स्टेटमेंट सेकंड की हम लोग बात करेंगे ना तो स्टेटमेंट सेकंड हमारा क्या है, वो इनकरेक्ट है। यानी कि इसके अकॉर्डिंगली जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, मेनली फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन दिए गए, जिसमें देखो बोला गया है द फ्रीक्वेंट स्टोरीज ऑफ डैश रिमाइंड्स अस दैट नो सिस्टम इज entirely without shortcomings, even democracies identify the issues being referred to from the options given। देखो क्वेश्चन बोला गया आपका, देखो फ्रीक्वेंट स्टोरीज हम लोग पढ़ते हैं ना, किस चीज का, जो हमें ना इस बात को रिमाइंड करते हैं, मतलब हम लोग लगातार कुछ ऐसी कहानियां पढ़ते हैं, कुछ ऐसी स्टोरीज को सुनते हैं जो कि हमें कहीं ना कहीं इस बात को रिमाइंड करवाते हैं कि कोई भी सिस्टम इंटायरली क्या होता है, बिना उसके शॉर्ट कमिंग्स के पूरा नहीं है। चाहे इवन आप डेमोक्रेसीज की ही बात कर लो, तो यहाँ पर ना इशूज के बारे में बात की गई है। तो कौन से इशू के बारे में यहाँ पर बताया गया, रिफर किया गया है, हमें ऑप्शंस के अंदर से क्या करने हैं, बताने हैं। देखो पहला हमारा ऑप्शन है पॉवर्टी का, दूसरा है ब्लैक मार्केटिंग, तीसरा है टेररिज्म एंड फोर्थ है करप्शन। अब देखो नॉर्मली अगर आप देखोगे तो आपको ना चारों ऑप्शन एक तरह से ना सही लगेंगे, लेकिन जो एग्जैक्ट जो करेक्ट आंसर आपके बनेंगे वो क्या होगा, आपका करप्शन होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट होगा। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखो 17 में बोला गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर दैट लेड टू द
राइज ऑफ मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज एट द सेम लेवल इन इंडिया। अब देखो इंडिया के पर्सपेक्टिव से पूछा जा रहा है। देखो बोला गया आपके ना कि कौन सा आपका मेन फैक्टर है जो कि लीड करता है किस चीज को, तो मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज को सेम लेवल पर जो आपकी क्या करती है ना, मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं आपकी राइज करती हैं, तो उसमें आपको आंसर देने हैं। पहला आपका है अब फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम, दूसरा हमारा है वैरिड इकोनॉमिक कंडीशन, थर्ड हमारा है लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी, एंड जो फोर्थ हमारा है उसमें बोला गया आपका लो लेवल्स ऑफ लिटरेसी एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस। देखो सेम लेवल पर ना मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज क्या हो रहे हैं आपके, आ रहे हैं, राइज कर रहे हैं। इसके पीछे का देखो रीजन जो है ना, एक फेडरेशन पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, वैलिड इकोनॉमिक कंडीशन भी आपका नहीं हो जाएगा, प्लस लो लेवल लिटरेसी एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस भी नहीं होगा। इसका जो मेन एक रीजन आपका है ना, वो रीजन आपका है लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट होगा। चलो आगे बोला गया आपका क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बोला गया आपका द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज बीन डैश अक्रॉस कंट्रीज, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन बोला गया आपका द रिजल्ट ऑफ ग्रेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेट फॉरेन ट्रेड हैज बीन डैश अक्रॉस द कंट्रीज। ऑप्शन आपके हैं ग्रेट बाइफर्केशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स, दूसरा आपका है ग्रेटर सेग्रीगेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स, ग्रेटर डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स, एंड लास्ट आपका है ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट। इसका देखो जो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ग्रेट इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी हमारा है वो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। यानी कि अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट क्या बनेगा हमारा, द रिजल्ट ऑफ ग्रेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेट फॉरेन ट्रेड हैज बीन ग्रेट इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस कंट्रीज। चलो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या किया गया, बताया गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू मीनिंग ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एज अ नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। अब देखो बोला गया आपका ना इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है। अब देखो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, इक्वालिटी की बात करता है ना, जेंडर पे, रिलीजन पर, कास्ट किसी को नहीं मानता, डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता, वो सभी के बीच में आपसी में क्या करता है, इक्वालिटी की बात करता है। तो उस इक्वालिटी के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो बोला गया है वुमेन के जब इक्वल ट्रीटमेंट की बात आती है तो कौन सा आपका एक नेसेसरी इंग्रेडिएंट आपका है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का। देखो पहला बोला गया है वुमेन आर ऑलवेज ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, ये आपका ऑप्शन दिया गया है। दूसरा देखो बोला गया है, ठीक है ना, दूसरे हम लोग बात करेंगे ऑप्शंस की। इसमें देखो बोला गया है इट इज नाउ इजियर फॉर वुमेन टू लीगली वेज स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स। थर्ड हमारा है मोस्ट सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर नाउ वुमेन डोमिनेटेड, एंड लास्ट हमारा है वुमेन आर नॉट ट्रीटेड एज इक्वल इन द पॉलिटिकल एरेना। देखो इक्वल ट्रीटमेंट आप जब वुमेन की बात करेंगे ना तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो करेक्ट जो मोस्ट सुटेबल आपका आंसर बनेगा जो कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी का नेसेसरी इंग्रेडिएंट है वो हो जाएगा आपका इट इज नाउ इजियर फॉर वुमेन टू लीगली वेज स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है वो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा करेक्ट होगा। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन ए के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। इसमें देखो बोला गया है कंसीडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ये भी आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्या दिए गए क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है ना, देखो पहला स्टेटमेंट बोला गया आपका अ कम्युनल माइंड सेट कैन लीड टू एफर्ट्स टू सिक्योर
पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस फॉर अ स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप। स्टेटमेंट सेकंड बोला गया आपका, मेंबर्स ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी में सीक टू क्रिएट अ सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी एज अ रिस्पॉन्स टू सच डायनेमिक्स। ठीक है ना, डायनेमिक्स की देखो अब बात कर रहे हैं हम लोग। अब देखो दोनों स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया। अब देखो स्टेटमेंट के बारे में जब हम लोग क्या करते हैं ना, बात करते हैं। देखो पहला जो स्टेटमेंट आपका बोला गया, एक कॉम्युनल जो माइंडसेट होता है ना, वो लीड करता है आपका एफर्ट्स को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, एक स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने में। तो स्टेटमेंट बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। एंड आगे देखो बोला गया है, मेंबर्स ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी में सीक टू क्रिएट अ सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी एज अ रिस्पॉन्स टू सच डायनेमिक्स। स्टेटमेंट क्या होगा आपका, गलत होगा। यानी कि देखो ऑप्शन वाइज जब हम लोग बात करते हैं तो पहला बोला है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट हमारा यहीं पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में जो 20 हमारा है, तो 20 का ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है। अब चलो आगे हम लोग आते हैं। देखो एक हमारा ना क्वेश्चन था जो कि ऑप्शन इसके क्या थे ना, कंप्लीट आई थिंक नहीं थे। ठीक है ना, उस क्वेश्चन को ना हम लोग एक बार क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, ये वाले देखो क्वेश्चन जो थे हमारे ना, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन क्या था हमारा, इसमें ना कुछ क्वेश्चन हमारे मिसिंग है। ठीक है ना, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियोस में क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्लियर है। सो आज के इस क्लास यहीं पर हम लोग एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना इसके जो बाकी दूसरे आपके क्या होंगे सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस को हम लोग क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट क्लास में इन डिटेल कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाकी के जो सेक्शन बी है, सी है, उन सभी सेक्शंस को हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में बहुत ही अच्छे से इन डिटेल कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं लोग अपने नेक्स्ट क्लास में।